तो हमने इसी चीज को कंपैरेटिवली लेके चलेंगे। जिस तरह ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स प्रोड्यूस मोशन प्रोड्यूस करती है और उसमें डिफरेंट चेंजेस उनको प्रोड्यूस करती है, तो इसी तरह रोटेशनल मोशन में जो काज है, काज ऑफ चेंजिंग या फिर काज ऑफ काज ऑफ रोटेशनल मोशन, ये हमने आज स्टडी करा, वो है हमारा टार्क है। टार्क हम आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद फिर इसे डिफाइन कर लेते हैं। ये आपके सामने एक फिगर है, फिगर ये 10.7 है इस बुक में से, सर्वेंट जेवेट की बुक में से। इसमें एक बिल्कुल सिंपल सा एक टूल है, टूल की जरिए हम इसे रेंच कह रहे हैं, रेंच के जरिए हम इसे बोल्ट को ओपन कर रहे हैं। तो हम इसके एक एंड पे फोर्स लगाते हैं और दूसरे एंड से हम उसे बोल्ट को ओपन करते हैं, सॉरी नट को ओपन कर रहे हैं या बोल्ट को टाइट कर रहे हैं। इसमें देखिए फोर्स अप्लाई करने की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो फोर्स है, नेट फोर्स, आपके पास इस ये डार्क ब्लू लाइन में आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट लाइंस हैं। पहली चीज ये है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आपके पास ये आपके पास डायरेक्शन में मेंशन है, ये एफ फोर्स। और इसके अगर लाइन ऑफ एक्शन इसे आप एक्सटेंड करें, तो ये लाइन ऑफ एक्शन डॉटेड लाइन से आप इसे बैक साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं रेंच से। ये साइड पे लिखा हुआ है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और दूसरा डिस्टेंस कौन सा है, जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट से नट या बोल्ट तक जो डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल हम ओरिजिन पे फिक्स करते हैं, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं लेंथ को, लेंथ आर। ये लेंथ आर है। अब हम एक और चीज देखते हैं। अब अगर लेंथ आर, ये पॉइंट ओ और ओरिजिन ओ, और जिस पॉइंट पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल फाई अप्लाई कर रही है। फोर्स का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल क्या, फाई एंगल है। तो अब देखिए कि हमारी ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसकी फोर्स की, और इस लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से। तो हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट हो रही है ओ से पॉइंट ऑफ लाइन एक्शन तक, और दूसरा फिर कहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन ऑफ एक्शन का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। और इसी तरह अगर हम फोर्स की जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो फाइंड करें, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, एफ कॉस फाई और एफ साइन फाई। ये डिफरेंट हमारे कंपोनेंट्स हैं इस फिगर के, ये आपने ध्यान में रखने हैं। अब हम नेक्स्ट इससे मजीद एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इसी फिगर के हवाले से ही है, व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ रिजिड बॉडी or rigid object pivoted about an axis, the object tends to rotate about the axis। जब हम किसी रिजिड बॉडी पर, या हम कोई भी आपके पास रिजिड बॉडी है उसके हम एक एंड पे फोर्स पर, ये शुरू वाले लेक्चर्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि किसी रिजिड ऑब्जेक्ट के पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो क्या करती है कि अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करना शुरू कर देती है। लेकिन ये बात याद रखें कि हमारा फोर्स कहाँ पे अप्लाई करें, उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई नहीं करें, उसके अलावा किसी और पॉइंट पे अप्लाई करें। क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे हम अप्लाई करें तो बॉडी रोटेट नहीं करती, बल्कि क्या करती है, ट्रांसलेट करती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा किसी और पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फिर वो ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या है, रोटेट करना शुरू कर देगी। और यही जो प्रॉपर्टी है, द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स to rotate an object about some axis is measured by a quantity called torque. The tendency of a force to rotate an object about some axis is measured by a quantity is known as torque, जिसे हम tau से रिप्रेजेंट करते हैं। Torque is a vector, यानी टॉर्क क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, एक मखसूस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की रोटेशन हो रही है। बट वी विल कंसीडर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड हियर, यानी हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, बाकी जो इसकी वेक्टर नेचर है वो चैप्टर 11 में से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने जस्ट इससे टॉर्क से फेमिलियर होना है कि टॉर्क कौन सा एजेंट है, तो हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड भी डिस्कस करेंगे। यही फिगर जो आपने अभी लास्ट स्लाइड में देखी है, यहाँ पे एक रेंच की फिगर है। ये फिगर और इसके कंपोनेंट को आप जहन में रखें,
हम इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कंसिडर द रेंच इन फिगर that we wish to rotate around an axis that is perpendicular to the page। ये बढ़िया बात है। एक्सिस किसके अराउंड से रोटेट कर रहे हैं, दोबारा देखें, या आप रेंच को रोटेट कर रहे हैं तो इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओरिजिन ओ में से पास थ्रू हो रहा है, और ओरिजिन ओ में से क्या है, ये परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर कैसे होगा, सरफेस टू द पेज, पेज की सरफेस पर ये परपेंडिकुलर है, जिसके अराउंड ये रेंच रोटेट करेगा इस बोल्ट या नट को खोलते हुए, and passes through the center of the bolt. The applied force acts at angle phi to the horizontal। हम फिगर में डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल क्या, फाई है। नाउ वी डिफाइन, अब देखिए, अब इसमें हमने कंपोनेंट्स भी रिजॉल्व कर दिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, एक बात याद रखिए आप, यहाँ पे बड़ी अहम चीज है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, और इसके पॉइंट ऑफ एक्शन और ओरिजिन का जो डिस्टेंस है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। यानी एफ कॉस फाई का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसके सेंटर से डिस्टेंस से जो इसका पोजीशन वेक्टर है उसमें से पास थ्रू हो रहा है। जबकि एफ साइन फाई क्या है, इस पर लाइन ऑफ एक्शन जो एफ साइन फाई का और जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखें कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एसोसिएटेड विद द फोर्स अराउंड द एक्सिस पासिंग थ्रू रीजन इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई। यानी हमारे पास टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस कंपोनेंट की वजह से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि वो डिस्टेंस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। एंड दिस इज आर एफ साइन फाई इज इक्वल टू एफ डी। आर एफ साइन फाई इज इक्वल टू एफ डी। ये एफ डी कैसे है, यहाँ से आप देख रहे हैं, इसके आप इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लीजिएगा, तो आपके पास जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रिजॉल्व होंगे, तो एफ साइन फाई हमारे पास जो आपके पास यहाँ पे जो आर साइन फाई है, आर साइन फाई बेसिकली इज इक्वल टू क्या है, डी के, आर साइन फाई इज इक्वल टू डी। ये देखिए आप, ये आपके पास एंगल फाई है, फोर्स का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ, और इसका ये क्रॉस एंगल है फाई, ये क्रॉस एंगल, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, फाई होगी। अब आपके पास ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट हो रही है, इसमें डी क्या है, डी क्योंकि फाई के ऑपोजिट साइड है, तो डी क्या है इस फिगर में, परपेंडिकुलर है। डी इस फिगर में क्या है, परपेंडिकुलर, और इसका हाइपोटेन्यूस क्या आपके पास आर है, तो फिर आर ओवर डी इज इक्वल टू, डी ओवर आर इज इक्वल टू साइन फाई, और d इज इक्वल टू आर साइन फाई। ये थोड़ा सा, तो फिर आप आर साइन फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, डी पुट कर देंगे। तो ये आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना है, और इसमें जो परपेंडिकुलर है और इसके हाइपोटेन्यूस की रेशियो आपने फाइंड कर लेनी, वो क्या होगी, साइन फाई। तो यहाँ से हमारे पास d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन फाई, तो वो हमने इस रिलेशन में पुट किया, तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, एफ बी। यहाँ पे नीचे ये बताया गया कंपोनेंट्स आर क्या चीज़ है आपके पास, आर हमारे पास डिस्टेंस between the rotation axis and the point of application or point of action of force, and d is the perpendicular distance from the rotation axis to the line of action of force। अब हम देखते हैं कि फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल इन फिगर 10.7, इसी लास्ट फिगर में जो राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट हैज द रेंच एज इट्स हाइपोटेन्यूस। रेंच क्योंकि हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस है, तो उसमें जो d इज इक्वल टू आर साइन फाई, जो भी मैंने डिस्कस किया है कि d इज इक्वल टू आर साइन फाई की है, द क्वांटिटी d इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म। तो जो परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन से ओरिजिन की तरफ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म। फिगर में देखें, ये लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन का, या एक्सिस ऑफ रोटेशन का, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन, इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डी यहाँ पे फिगर में, ये क्या कर रहा है, मोमेंट आर्म। दोबारा फिर सुन लें कि लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो मोमेंट आर्म कहलाता है। तो हमारे पास जो फिगर 7 में, द ओनली कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट टेंड्स टू कॉज रोटेशन ऑफ रेंच अराउंड एक्सिस थ्रू ओ इज एफ साइन फाई।
यानी फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स थे, एफ cos फाई और एफ sin फाई, उसमें से जो कंपोनेंट रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सा है? एफ sin फाई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट to the line drawn from the rotation axis to the point of application of force. अब इसमें ये देखें कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है हमारे पास? एफ cos फाई, एफ cos फाई वो क्योंकि पास थ्रू हो रहा है, हमारे पास जो उसके लाइन ऑफ एक्शन, उसमें से जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन जो पास थ्रू हो रहा है ओरिजिन से, ओरिजिन पर परपेंडिकुलर नहीं है, ओरिजिन से डिस्टेंस है उस पर परपेंडिकुलर नहीं बल्कि उसमें से पास थ्रू हो रहा है, तो फिर दिस हैज नो टेंडेंसी टू प्रोड्यूस रोटेशन अबाउट द एक्सिस। तो यहाँ पे देखना है कि हमारे पास इसमें जो जब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर होगा तो फिर उस लाइन ऑफ एक्शन का जो उस फोर्स का जो रिजल्ट है वो क्या होगा? इन फॉर्म ऑफ रोटेशन होगा। लेकिन अगर जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास थ्रू हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन में पास थ्रू हो, फिर उसका क्या होगा रिजल्ट? उसका इफेक्ट जो है रोटेशन पे कोई नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखें एफ cos फाई, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये अगर आप पीछे एक्सटेंड करें तो ओरिजिन में से पास थ्रू हो रहा है, इसीलिए इसका क्या है? रोटेशन में कोई रोल नहीं है। जबकि एस sin फाई जो है इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इसका इसके साथ सम एंगल है सम एंगल with the distance from axis of rotation, और जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ इस वजह से प्रोड्यूस हो रही है। Now the rotating tendency increases as force increases। अब देखें and also as d increases। अब देखें इसकी जो टॉर्क की जो डिपेंडेंस किस चीज से है, रिलेशन 10.14 से देखें टाउ इज इक्वल टू क्या? एफ डी। इसका मतलब है टाउ की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर एफ इंक्रीज होता है या डी इंक्रीज होती है या फिर दोनों इंक्रीज होते हैं, दोनों के क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डी, सो rotating tendency increases as force increases or d increases or both increases। इसीलिए हमें पता है कि which explains why it is easier to rotate a door। क्यों हमारे लिए आसान होता है कि जब हम किसी दरवाजे को खोलते हैं तो उसकी एज से हम पकड़ते हैं, ऐसे ही है ना, दरवाजा खोलने के लिए हम उसके किनारे से पकड़ते हैं। हमने कभी भी ये नहीं किया कि दरवाजे को सेंटर से पुश करें या फिर उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो कब्जे लगे होते हैं दरवाजे के, उनके करीब से पुश नहीं करते, बल्कि हम कहाँ से दरवाजे को ओपन करते हैं? पकड़ के दरवाजे के एज से। तो डोर के एज से हम पकड़ते हैं तभी वो हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि डी इंक्रीज हो जाता है। अगर डोर के हम एज से पकड़ें, जिस तरह आप गेट खोलते हैं तो गेट के हम एज से पकड़ के उसे खोलते हैं, क्योंकि उसके एज से जहाँ पे हम फोर्स सप्लाई कर रहे हैं और जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से जो डिस्टेंस है डी वो ज्यादा होता है। अगर गेट के सेंटर पे आप जोर लगाएंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, क्योंकि जब सेंटर पे फोर्स अप्लाई करेंगे दरवाजे के उसे ओपन करने के लिए तो उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डी क्या है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब डी कम होगा तो हमें लाजमी क्या है? एफ ज्यादा लगाना पड़ेगा, एफ की वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगी, तभी टाउ जो है वो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी जो रिक्वायर्ड है। आगे एक और चीज है, बढ़िया पॉइंट है, वी आल्सो वांट टू अप्लाई आवर पुश एज क्लोजली परपेंडिकुलर टू द डोर एज वी कैन, so that phi is close to 90 डिग्री। बढ़िया बात है कि हम हमेशा जो फोर्स लगाते हैं वो परपेंडिकुलर लगाते हैं, 90 डिग्री फोर्स हो, क्योंकि जब phi 90 होगा तो sin phi की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर आप जो फोर्स लगाते हैं वो आप थोड़े से उसके एंगल के साथ लगाएं 90 से कम या 90 से ज्यादा पे, तो फिर हमें क्या है वो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी, क्योंकि टाउ जो है उस एंगल के साथ टाउ की वैल्यू कम होगी। पुशिंग साइडवेज ऑन द डोर नॉब, जैसे कि फाई इज इक्वल टू 0, अगर फाई इज इक्वल टू 0 आप करेंगे, आप फोर्स गेट के एज पे इस तरह लगाएंगे कि बिल्कुल उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास थ्रू, फिर डोर क्या है वो रोटेट नहीं करता, ऐसे ही है ना। तो ऐसे आप
तो डोर को पुश तो करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी फोर्स जो है एक्स ऑफ रोटेशन से पास थ्रू हो रही है, ओरिजिन से पास थ्रू हो रही है, उसका फाई 0 है, तो फिर वो क्या होगा, टाउ क्या होगा, 0 होगा। अब आगे ये तो सिंपल था। अब हम देखते हैं ये जो एक फोर्स के लिए, अगर एक से ज्यादा फोर्सेस हों, इफ टू आर मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड ऑब्जेक्ट, अगर एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये नेक्स्ट स्लाइड फिगर है, फर्क मैं फिगर 10.8 आपको दिखा देता हूँ। ये देखें फिगर 10.8, इसमें F1 फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है और F2 फोर्स अप्लाई हो रही है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ये F1 आपके पास ये है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से वो क्या है, D1 है, और F2 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, D2। अब ये फिगर आपने ज़हन में रखनी है, हम इसे डिस्कस करते हैं। ईच फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस रोटेशन अबाउट द एक्सिस थ्रू हो, यानी दोनों फोर्सेस यही ख्वाहिश होगी कि वो रोटेशन प्रोड्यूस करे। जैसे देखें ना, F1 की अपनी डायरेक्शन है, उस इस तरफ रोटेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी, और F2 अपनी डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। लेकिन होगा क्या, इन दिस एग्जांपल F2 tends to rotate the object clockwise and F1 tends to rotate it एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, दोनों की डायरेक्शन देखिए, F2 क्या है, अपवर्ड है, F2 डाउनवर्ड है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी, और F1 जो है, F2 ये क्लॉकवाइज और F1 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी। Now we use the convention that the sign of the torque resulting from a force is positive। ये थोड़ा सा बताया गया है कि टॉर्क जो है पॉजिटिव कब होगा, sign of torque will be positive, sign of torque resulting from a force is positive if the turning tendency of force is counterclockwise, यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर फोर्स अप्लाई हो रही है तो टॉर्क क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। जैसे ये आपने हमारी इस फिगर 10.8 में वो कौन सी फोर्स है, वो हमारे पास F1 है, तो F1 का जो टॉर्क है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और F2 का क्या होगा, नेगेटिव, जो क्लॉकवाइज है। F1 which has a moment arm D1 is positive, और ये टॉर्क किसकी बोलोगे, F1 D1, और टॉर्क और ये फोर्स 2 है, उसका जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा, और उसे हम क्या लेंगे, -F2 D2, क्योंकि वो F2 या वो क्या क्लॉकवाइज है। अब हम देखते हैं कि नेट टॉर्क क्या होगा ऑब्जेक्ट पर, नेट टॉर्क होगा जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है, नेट टॉर्क क्या होगा, दोनों टॉर्क्स का सम होगा, τ1 + τ2, और τ1 क्या है, τ1 जो कि काउंटर क्लॉकवाइज फोर्स की वजह से F1 D1, और τ2 क्या है, क्लॉकवाइज फोर्स के लिए, तो फिर क्या होगा, -F2 D2। तो ये नेट टॉर्क है, तो नेट टॉर्क जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या ऑब्जेक्ट या बॉडी रोटेट करेगी। तो ये है कि अगर एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई होगी किसी ऑब्जेक्ट पे, तो फिर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, हम देखेंगे कितने पॉजिटिव टॉर्क हैं, कौन से नेगेटिव टॉर्क हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, तो फिर उसका नेट हम रिजल्ट लेंगे, तो नेट मैग्नीट्यूड जिस डायरेक्शन में होगा तो वही क्या होगा, उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करेगा। नाउ अब यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज है कि टॉर्क शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद फोर्स, यानी टॉर्क को हमने फोर्स के साथ, ये दो एक ही चीजें नहीं है, टॉर्क डिफरेंट चीज है, फोर्स डिफरेंट चीज है। हाँ, टॉर्क की जो है फोर्स पे डिपेंडेंस है, यानी मैं दोबारा ये जुमला दोहरा रहा हूँ, टॉर्क शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद फोर्स, यानी ये नहीं कि जब फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो लाजमी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जैसे अभी हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके लिए एक मखसूस है कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जब नॉन जीरो एंगल बनाएगा तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब फोर्स, जिस तरह मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था, फोर्स क्या है, फोर्स कैन कॉज अ चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन एज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, या ट्रांसलेशनल मोशन में चेंजिंग प्रोड्यूस कर रहा है, ये ऐसा जानता है। But the effectiveness of the force in causing this change depends on both magnitude of force and the moment of arm of force in the combination we call torque। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या है, रोटेशनल मोशन में क्या है, फोर्स कैन आल्सो cause a change in rotational motion, यानी फोर्स रोटेशनल मोशन में भी चेंज प्रोड्यूस करता है,
ट्रांसलेशन मोशन में हम दिखाया कि फोर्स ही एजेंट है जो ट्रांसलेशनल मोशन में चेंजेस प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फोर्स रोटेशनल मोशन में भी चेंजेस प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं कि फोर्स के मैग्नीट्यूड के अलावा मोमेंट आर्म पे भी उसकी डिपेंडेंस है। अगर मोमेंट आर्म 0 होगा तो फिर क्या होगा, टॉर्क 0 होगा। और मोमेंट आर्म कब 0 होगा, जब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन में से पास थ्रू हो। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं टॉर्क से मेजरमेंट कैसे करते हैं। टॉर्क हैज यूनिट्स ऑफ फोर्स टाइम्स लेंथ, जो कि टाउ हमारे पास क्या है, एफ डी की इक्वल है। जब एफ डी इक्वल है तो एफ डी से फोर्स, एफ डी से न्यूटन और डी से क्या होगा, मीटर, तो टाउ का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ये ऐसे यूनिट्स हैं। अब इसमें देखें जो टॉर्क के यूनिट्स हैं वो न्यूटन मीटर्स हैं, और इसी तरह जो वर्क के यूनिट्स हैं वो भी सेम है, न्यूटन मीटर्स हैं, लेकिन दोनों का जो इसमें रोल है मोशन में वो क्या है, डिफरेंट है। दोनों की कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि रिजिड ऑब्जेक्ट अंडर अ नेट टॉर्क, यानी वही थोड़ा सा डिटेल में कि एक आपके पास जो रिजिड ऑब्जेक्ट है उस पे जो नेट टॉर्क है उसका इफेक्ट क्या होगा रिजिड ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पे, मोशन पे। और नेट टॉर्क हम कब लेंगे, जब एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हो। ऐसे ही है ना, जब सिंगल फोर्सेस पर हम उसे टॉर्क कहेंगे, जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो उन तमाम फोर्सेस का जो टॉर्क है उसका हम नेट ले लेंगे। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m rotating in a circle of radius r under the influence of tangential net force। अब देखिए हमारे पास यानी कोई मास m ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, सर्कल का रेडियस क्या है, r है, और इस पे एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही है। टेंजेंटल नेट फोर्स समेशन लगाया हुआ है, समेशन एफ टी, एंड रेडियल नेट फोर्स समेशन एफ आर। यानी इस पे रेडियल नेट फोर्स क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और टेंजेंटल नेट फोर्स क्या होती है, उसकी सर्कुलर मोशन पर क्या होती है, इन द टेंजेंट होती है, या 90 डिग्री के साथ एंगल में। जैसे फिगर देखिएगा, फिगर 10.10, ये आपके पास फिगर है, फिगर 10.10 में देखें दो फोर्सेज हैं। ये टेंजेंटल फोर्स है, इसके सर्कुलर मोशन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, अलोंग टेंजेंट है, और रेडियल फोर्स क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है, और सर्कल का रेडियस क्या आपके पास आर है। यानी मैस, कोई भी बॉडी मैस पार्टिकल मैस m जो है, हैविंग मैस m रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मैस r, टोटल टेंजेंटल फोर्सेस एंड टोटल रेडियल फोर्सेस। ये अपने फिगर ज़हन में रखिए। तो हमारे पास यहाँ से जो रेडियल नेट फोर्स causes the particle to move in a circular path with a centripetal acceleration। जो हमारे पास रेडियल फोर्स है वो बेसिकली क्या है, पार्टिकल को सेंटर में मूव कराने पर पाबंद कर रही है। ऐसी है ना, रेडियल नेट फोर्स जो होती है वही है, नेट फोर्स वो फोर्स, रेडियल फोर्स वही होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सेंटर में रोटेट करने पर या मूव करने पर मजबूर कर रही है विद। और जब सेंटर जो हमारी रेडियल नेट फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर है, उसी की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है वो प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में होता है। आप फैमिलियर है कि हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो रेडियल जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो रेडियल फोर्स की डायरेक्शन में होगा। और दूसरा ये हम पहले कर चुके हैं कि टेंजेंटल फोर्स प्रोवाइडेड अ टेंजेंटल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंटल जो फोर्स है जो अप्लाई कर रहे हैं इस पे अलोंग द टेंजेंट ऑन मास, ये क्या करेगा, टेंजेंटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और वो टेंजेंटल फोर्स के अलोंग होगा। मैं फिगर पे जा रहा हूँ, ये देखिए आपका फिगर 10.10 जो है, ये टेंजेंटल फोर्स जो अलोंग टेंजेंट ऑन सर्कुलर पाथ है। तो इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, वो टेंजेंटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। और रेडियल एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास दो एक्सेलरेशन दो फोर्सेस की वजह से है। तो जो टेंजेंटल एक्सेलरेशन है दैट विल बी इक्वल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, टेंजेंटल फोर्स विल बी इक्वल टू ma टेंजेंटल। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में पास जो समेशन एफ टेंजेंटल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट टॉर्क ड्यू टू एफ टेंजेंटल ऑन द पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पेज इन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो मैस का क्या परपेंडिकुलर टू द पेज है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। दिस इज गिवन बाय सिग्मा टाउ इज इक्वल टू समेशन एफ टाउ आर। यानी ये हमारे पास फोर्स आ गई ना, टेंजेंटल फोर्स एफ टाउ, और
टार्क क्या होगा, सॉरी टेंजेंटल फोर्स क्या, एफ टी, समेशन एफ टी, और टार्क क्या होगा, मैं पता है टार्क अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि टार्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ डी, और यहाँ पे वो क्या है, आर है हमारे पास। ये फिगर में देखें, ये देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर है, तो आर, और ये फोर्स हमारे पास जो टेंजेंटल फोर्स है, तो टाउ विल बी इक्वल टू नेट फोर्स along tangent into perpendicular distance r। अब एफ टेंजेंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं, टेंजेंटल फोर्स है एम, ए टेंजेंटल एम इंटू मैस इंटू एक्सीलरेशन, टेंजेंटल एक्सीलरेशन इंटू आर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टार्क आ जाएगा। टार्क की वैल्यू, टार्क इज इक्वल टू टार्क ड्यू टू नेट टेंजेंटल फोर्सेस, यस हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ए टेंजेंटल इंटू आर। अब यहाँ पे देखें फिगर आपके सामने भी आ गया, बिकॉज द टेंजेंटल एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि टेंजेंटल एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू द एंगुलर एक्सेलरेशन थ्रू रिलेशनशिप ए टेंजेंटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ पे ए टी क्या टेंजेंटल एक्सेलरेशन है, और राइट साइड पे अल्फा क्या हमारे पास, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, ये वैल्यू लास्ट 10.14 रिलेशन में यहाँ पे पुट करते हैं। ए टेंजेंटल की वैल्यू, ए टेंजेंटल की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, आर अल्फा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेट टार्क विल बी इक्वल टू एम आर अल्फा। ये आर अल्फा किसी जगह पे, ए टेंजेंटल पे, इनटू आर, ये इक्वल टू एम आर स्क्वायर इनटू अल्फा, रिलेशन नंबर 10.15। इसमें ये जो टर्म आ रही है, जो ब्रैकेट में टर्म है एम आर स्क्वायर, अगर इसे हम आई से रिप्रेजेंट करें, इस क्वांटिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करें, तो 10.15 रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई अल्फा। दिस इज द नेट टार्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए ये नेट टार्क है जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन की प्रोपोर्शनल है। अब देखिए ये बड़ी अहम चीज है, ये आपके पास आई ए आ रहा है, आई अल्फा, आई अल्फा, और हमने न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू एम ए। ये दोनों आपस में एक बिल्कुल सेम हमारे पास एक रिलेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिग्मा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और जो न्यूटन सेकंड लॉ किया था सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। ये दोनों मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। जो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए है, ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए है, और सिग्मा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये क्या है, रोटेशनल मोशन के लिए है। अब हम थोड़ा सा इसे डिस्कस करते हैं, मजीद थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। सिंगल मैस की वजह हम किसी ऑब्जेक्ट पे ले लेते हैं, किसी एक रिजिड ऑब्जेक्ट या बॉडी पे ले लेते हैं, उस पूरी बॉडी पे इस रिजल्ट को अप्लाई करते हैं। नाउ लेट अस एक्सटेंड दिस डिस्कशन टू अ रिजिड ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी, यानी एक से एक। पहले तो हमने सिर्फ सिंगल मैस एम हमने लिया हुआ था, ये रिलेशन 10.16 ड्राइव करने के लिए। अब हम इसको अप्लाई करते हैं मुकम्मल किसी भी बॉडी पे, किसी भी शेप की बॉडी पे, ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, यानी कोई उसकी वाज़ेह शेप हमारे पास नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, एक इरेगुलर शेप है, रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ एज शोन एज इन फिगर 10.11। ये देखें, ये आपके पास एक इरेगुलर शेप की ऑब्जेक्ट है, ये रोटेशन ओ की गिर जाएगी, बॉडी क्या है, रोटेट कर रही है, और इसका रेडियस क्या है, आर, सॉरी आर ये रेडियस है। हम इस बॉडी के ऊपर कोई मैस एम आई ले रहे हैं, जिसका क्या है, सेंटर से ओरिजिन से आपके पास क्या रेडियस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो आर है, और इस मैस एम आई पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, एफ आई। द ऑब्जेक्ट कैन बी रिगार्डेड एज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैस एम आई, यानी हम एक स्मॉल उसमें से मैस एम ले रहे हैं, एक एलिमेंट का मैस ले रहे हैं, जैसा पूरा ऑब्जेक्ट जो है, पूरी बॉडी जो है, ऐसे ही मैसेज पर मुश्तमिल है, स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। If we impose a Cartesian coordinate system on the object, then each particle will rotate, जो हर पार्टिकल इस ऑब्जेक्ट है, that rotates in a circle about the origin। हर पार्टिकल क्या है, ओरिजिन के अराउंड क्या रोटेट कर रहा है, एंड ईच हैज अ टेंजेंटल एक्सेलरेशन आई, और हर ऑब्जेक्ट का टेंजेंटल एक्सेलरेशन क्या होगा, ए आई होगा। कहाँ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ आई produced by an external tangential force of magnitude Fi।
यानी टेंजेंटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंटल फोर्स एफ आई के अलोंग होगा। अब हम फीस पता थी मेरी किधर बटवा उधर पड़ा, उस पे तो नहीं है अभी, है, उस पे तो अब नहीं है। बटवा है किधर है? वो तो ये 3 बार अपने माइक बंद रखें, किसी को क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं दरम्यान में, वैसे माइक बंद रखें तो क्वेश्चन बेशक पूछे, माइक ऑन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ आई विल इक्वल टू एम आई ए आई, ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हमारे पास टेंजेंटल फोर्स है और टेंजेंटल एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या आ जाएगा, फिर विल इक्वल टू एम आई ए आई। अब देखिए द एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो ये टेंजेंटल फोर्स है इसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट एक्सटर्नल टॉर्क टाउ आई associated with the external tangential force Fi, that torque acts about the origin and its magnitude is given by Ti, tau I is equal to, हमारे पास टाउ का रिलेशन रहता है ना Fd, तो d यहाँ पे क्या हमारे पास Ri है, तो टाउ I will be equal to Ri Fi, और Fi की वैल्यू पुट करते हैं जो भी हमने फाइंड किया है लास्ट स्लाइड में Mi Ai। यहाँ पे हमारे पास Ri और Ai हमें पता है कि ये आर आई क्या है, पोजीशन है, और ए आई क्या है, टेंजेंटल एक्सेलरेशन है, टेंजेंटल एक्सेलरेशन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, ये क्या है, किसकी इक्वल होते हैं, ये टेंजेंटल एक्सेलरेशन ए आई इक्वल होते हैं, ए आई टेंजेंटल एक्सेलरेशन दिस विल बी इक्वल टू आर आई अल्फा, अल्फा क्या हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। ये अभी भी हमने इस तरह ये रिलेशन हमने यूज किया, इससे पहले आप लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। ये हमारे पास ये रिलेशन नंबर 10.15 में देखिए 10 इक्वेशन 10.11 थी जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये ए ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन सॉरी टेंजेंटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये हम यहाँ पे दोबारा यूज कर रहे हैं रिलेशन, ए आई इज इक्वल टू आर आई अल्फा, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास टाउ आई विल बी इक्वल टू एम आई आर आई स्क्वायर अल्फा। Although each particle and rigid body rigid object may have a different translational acceleration, यानी हर ऑब्जेक्ट का जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना उसके पोजीशन पे, आर आई पे। देखे ना रिलेशन में टेंजेंटल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, आर आई पे, तो हर पॉइंट के लिए आर आई क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, कोई सेंटर के नजदीक होता है, कोई सेंटर से दूर होता है, तो टेंजेंटल एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हर पॉइंट के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर एलिमेंट के लिए, इस रिजिड बॉडी के हर एलिमेंट के लिए वो क्या होगा, सेम होगा। सो वी कैन ऐड द टॉर्क्स ऑन ऑल ऑफ द पार्टिकल्स मेकिंग ऑफ रिजिड बॉडी, यानी तमाम टॉर्क्स का हम इस तरह सम ले सकते हैं। सो नेट एक्सटर्नल टॉर्क विल बी इक्वल टू समेशन टी आई, यानी ये पूरी बॉडी पे जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो क्या होगा, बॉडी के हर एलिमेंट के टॉर्क का सम होगा। यहाँ पे टी आई की वैल्यू पुट करें, जब भी हमने ऊपर फाइंड किया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एम आई आर स्क्वायर। अल्फा को हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि अल्फा की आई पे डिपेंडेंस नहीं है, अल्फा क्योंकि सबके लिए सेम है, एंगुलर एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है, उसकी आई पे डिपेंडेंस नहीं है, किसी एलिमेंट के साथ मखसूस नहीं है, तमाम एलिमेंट्स के लिए सेम है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो समेशन एम आई आर आई स्क्वायर वेयर अल्फा नीचे बताया गया है कैन बी टेकन आउटसाइड समेशन बिकॉज इट इज कॉमन टू ऑल पार्टिकल्स। सो समेशन इसको हम कह देते हैं, ये ब्रैकेट में हमारे पास टर्म है आई डिपेंडेंस, इसे हम कह देते हैं आई। सो हमारे पास जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क दैट विल बिकम आई अल्फा, रिलेशन 10.18 आपके पास आ गया आई अल्फा। आई यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या है, समेशन एम आई आर स्क्वायर, एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसकी डिपेंडेंस किस पे है, आई की, एम आई पे, मास पे एलिमेंट्स के, और उनकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उस पर इसकी डिपेंडेंस है। इन इक्वेशन 10.19 अगर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो मैसेज है, मैसेज ऑफ द पार्टिकल्स मेकिंग द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, उन पे डिपेंडेंस इसकी आएगी। इसे हम थोड़ा सा रिड्यूस जनरलाइज भी कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर किसी सिंगल पार्टिकल के लिए, तो आई पार्टिकल जो है ना आई 1 to n है, सिंगल पार्टिकल ये क्या पार्टिकल के लिए ये क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर, सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एम आर स्क्वायर होगी, और इसके यूनिट क्या होंगे, मास के किलोग्राम, और आर स्क्वायर के लिए मीटर होंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट्स होंगे किलोग्राम मीटर